यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। हेलो वेलकम, आप सबका स्वागत है यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स के इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के अंदर। मेरा नाम वसु कटारा है। आई टीच इकोनॉमिक्स ऑन द यूपीएससी प्रेप लैब प्लेटफॉर्म एंड आप सबको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आप ₹1 के ट्रायल के साथ अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन आज से और अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी ओवरऑल फीस 10th क्लास की कोचिंग से भी कम में आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। इतनी ओवरऑल फीस देने का मौका मिलेगा। लाइव एनसीईआरटी क्लासेस, फाउंडेशन लेक्चर्स जीएस के, जिसके साथ साथ आपको ब्यूरोक्रेट्स, आईआरएस, आईपीएस ऑफिसर्स की गाइडेंस, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, नोट्स, मेंस के कोर्सेज, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, एथिक्स सब कवर होता है। ये सब मिलेगा। ₹1 के ट्रायल से एक दिन का एक्सेस हो जाएगा। 1 मंथ का एक्सेस आप ₹899 में एनरोल करके ले सकते हैं। वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड लगा के। कहाँ लगाना है कोड? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां पर। अच्छा, मैं अब आपको 2022 के यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आए थे वो करा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के 16 सवाल आए थे, हम 17 क्वेश्चंस करेंगे। एक मिसलेनियस क्वेश्चन भी है, वो भी हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? थोड़ी सी भी बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा इसका जवाब आरबीआई होता है। आरबीआई प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखने की कोशिश करता है दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जागो ग्राहक जागो, इस चीज को बढ़ावा देता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करती है, पर महंगाई को कंट्रोल आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करने की कोशिश करता है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। आरबीआई इज द करेक्ट आंसर। ये लिखा भी है यहाँ पर, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई कंट्रोल करता है। सेकंड क्वेश्चन, consider the following statements. Tight monetary policy of the United States Federal Reserve could lead to capital flight. Second, capital flight में increase cost of firms या cost of businesses भी कह सकते हो with existing external commercial borrowings. इनका खर्चा बढ़ा सकता है कंपनियों का, बिजनेसेस का, जिन्होंने बाहर से उधार ले रखा है, इंडिया के बाहर से बोरो किया हुआ है। तीसरा, devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with external commercial borrowings. पहले आंसर देखते हैं। आंसर है इस क्वेश्चन का ए। अब समझते हैं इस चीज को। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? साफ मीनिंग सामने लिखा है। एक होता है लूज मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आपस में इनका मीनिंग काफी सिमिलर है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को ही कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब सिकुड़ जाना, टाइट होना मतलब कि बहुत सिकुड़ी हुई चीज है, छोटी चीज है, ठीक है ना। टाइटली पैक्ड है, एक ही थैले में आपने कई सारे कपड़े पैक किए हुए हैं और किसी नई चीज की उसमें एंटर करने की संभावना नहीं है। अब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है जब आरबीआई कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करे इंडिया के अंदर। दूसरे देश के सेंट्रल बैंक भी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बना के अपने देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे अमेरिका का अगर फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका में वो इंटरेस्ट रेट लोन के बढ़ा देगा। जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट लोन के और डिपॉजिट्स के बढ़ेंगे तो इंडिया में बैठे हुए अमेरिकन इन्वेस्टर कहेंगे कि पहले अमेरिका में 4% मिलता था इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट, अब 6% मिलेगा या 5% मिलेगा, जो बहुत अच्छा है। और वो इंडिया में जो पैसा लेकर आए थे इन्वेस्टर्स, एक अमेरिकन कह रहा था कि अमेरिका है, यहाँ कौन बैठे, यहाँ तो ग्रोथ ही नहीं हो रही इतनी, यहाँ तो इनकम इतनी बनी नहीं रही है। इंडिया अभी ग्रोइंग कंट्री है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इंडिया में इनकम होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, तो चलो इंडिया चलते हैं। इंडिया को इंडिया से ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद थी, 8 से 10% की, तो वो अमेरिका में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। अब अमेरिका के सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अब वो वापस से काफी अट्रैक्टिव मार्केट बन गई है। तो इन्वेस्टर्स का पैसा, जिसको हम कैपिटल कहते हैं, वो इंडिया से उड़ के चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं कैपिटल फ्लाइट। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। दिस इज राइट, दिस इज ट्रू, 1 इज करेक्ट। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। जिन्होंने इंडिया के बाहर से उधार लिया हुआ है, जिन्होंने इंडिया के बाहर से बोरो किया है, ठीक है ना, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। चलिए अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं।
कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, जिन जिन बिजनेसेस ने बाहर से, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, कमर्शियल मतलब बिजनेस के लिए, बोरोइंग मतलब उधार लिया हुआ है। कैपिटल फ्लाइट होने की वजह से जो इन्वेस्टर्स यहाँ से वहां भाग रहे हैं हायर इंटरेस्ट रेट के चक्कर में, वहां जो लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो क्या ये हमारे कंपनीज की कॉस्ट में इजाफा करेगा, बिजनेस की कॉस्ट में इजाफा करेगा? यस, ऑफ कोर्स करेगा, बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। रीपेमेंट बर्डन बढ़ेगा क्योंकि अब ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और आपकी करेंसी भी कमजोर होगी। भाई रुपया कमजोर होगा, डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा, तो आपको ज्यादा रुपए लौटाने पड़ेंगे टेक्निकली। थर्ड कहता है डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस दी करेंसी रिस्क एसोसिएटेड। पहली बात, डीवैल्यूएशन क्या होता है? जानबूझ के जब हम रुपया वीक करते हैं और डॉलर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस इकोनॉमी की बनी रहे इसके लिए, ठीक है। जब डिवैल्यूएशन होता है उससे करेंसी रिस्क कम नहीं बढ़ता है, आपकी करेंसी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, करेंसी का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आप अगर बाहर से उधार लिए हो और पैसा चुका रहे हो तो डिवैल्यूएशन, सॉरी फॉर दैट, डिवैल्यूएशन करने की वजह से आपकी करेंसी वीक हुई है और आपको ज्यादा रुपया लौटाना पड़ेगा पहले से। एग्जाम्पल दूं, $1 80 का था, हमने इसे जानबूझ के 90 कर दिया। अब अगर $1 मिलियन लौटाने हैं तो पहले 8 करोड़ लौटाते थे, अब 9 करोड़ लौटाओगे। रियली सॉरी, 9 करोड़ लौटाओगे आप। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही था, सेकंड सही है, थर्ड गलत है। अपोजिट होता है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है रिस्क। इसलिए करेक्ट आंसर इसका बी होगा, 1 एंड 2 ओनली। सेकंड क्वेश्चन का बी इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 2 ओनली। थर्ड क्वेश्चन, in India, which of the following compiles the information on industrial disputes, closures, retrenchments, and layoffs in factories employing workers? चार ऑप्शन है: लेबर ब्यूरो, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, DPIIT एंड नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये यूपीएससी एस्पिरेंट ने कभी सुना ही नहीं होगा, ये है क्या? सीएसओ ये नेशनल इनकम का डेटा फाइंड करती है, ऐसा कोई डेटा नहीं बताती। डीपीआईआईटी हो सकता था, पर थोड़ा देखो ना, लेबर और फैक्ट्री और इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो लेबर ब्यूरो ही तो होगा। लेबर, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ अगर कोई डेटा है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत लेबर ब्यूरो ही होगा। ये 1 अक्टूबर 1946 में बनाया गया था दोस्तों। लेबर ब्यूरो के अंदर लेबर इंटेलिजेंस डेटा गैदरिंग, जिसे हम कहते हैं, लेबर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द डेटा एज पर द लॉ, ये सारा काम किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, लेबर ब्यूरो। चलो परफेक्ट। अगला क्वेश्चन, ये मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? अक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें कोई आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो जो आपको पैसे कमाने में मदद करेगा। जैसे आप नया, आप एक नया मशीन खरीद रहे हो जो आपकी फैक्ट्री में आपको काम में हेल्प करेगा। नई मशीन खरीद रहे हो, ठीक है ना, जो आपको फैक्ट्री में काम करने के लिए हेल्प करेगा। आप एक नया कंप्यूटर, नई टेक्नोलॉजी, नया कंप्यूटर हो गया, राइट, ये ले रहे हो। डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट तक तो सही था, स्टेटमेंट नंबर 1 तक तो सही था, सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही बोगस हो गया। ये कह रहा है कि उधार लेना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अरे भाई, सीधा साधा पॉइंट है, डेट का मतलब है उधार लेना, इक्विटी का मतलब है ओनरशिप सेल करना। इक्विटी बेचना मतलब ओनरशिप सेल करना, मालिकाना हक बेच रहे हो। अक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि प्रॉफिट कमा के देगा आगे जाके। डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग आर अ टाइप ऑफ फाइनेंस, पैसा इकट्ठा करने का, उधार लेने का, पैसा जमा करने का तरीका है, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कोई भी आप
नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, कोई भी एसेट आप अपनी संपत्ति में इंक्रीज कर रहे हो, एसेट बढ़ा रहे हो, तो करेक्ट आंसर है ओनली वन। टू इज नॉट करेक्ट, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर हैज टू बी ए। ये बात ध्यान रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन सिंपल है, मैंने फिर भी मीडियम की कैटेगरी में डाला है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? कन्वर्टेबल मतलब जो कन्वर्ट हो सकते हैं। किससे कन्वर्ट होंगे? बॉन्ड्स का मतलब होता है डेट इंस्ट्रूमेंट। किससे किस में कन्वर्ट होंगे? ये इक्विटी से डेट में या डेट से इक्विटी में कन्वर्ट होंगे? कुछ ऐसा ही होना चाहिए, राइट? सो एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि इसमें एक ऑप्शन रहता है, आपने किसी को उधार दिया है, वो कल को आपके उधार को उसके बदले में ओनरशिप को दे सकता है। कि मैंने रिलायंस को उधार दिया, बदले में रिलायंस ने कहा कि यार आप 1% शेयर ले लो, हमारे 1% के मालिक बन जाओ। तो जब मैं उन्हें उधार दे रहा था, उन्होंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में रखा था कि कल को मेरे डेट को, मेरे उधार को वो इक्विटी ओनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे को ये चीज अच्छी लगी, उनको पता है, मेरे को लालच आ गया ये चीज देखकर, तो उन्होंने कम इंटरेस्ट रेट पे किया था, क्योंकि उनको पता है मैं इससे अट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो वन आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर टू देख लेते हैं क्या है। The option to convert to equity affords the bond holder a degree of indexation to rising consumer prices। बताता हूं, मैं रिलायंस को तब उधार देता हूं जब रिलायंस का शेयर 100 रुपए का था, मान लेते 20 साल या 25 साल के लिए। आज शेयर 2000 रुपए का है। मैंने जब उधार दिया था तो उन्होंने कहा था हम 10% इंटरेस्ट देंगे, और 20 साल 25 साल तक लगातार 10% इंटरेस्ट देंगे। भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है, उस 10% इंटरेस्ट में कुछ चलेगा नहीं, घर परिवार नहीं चल पाएगा, तो इन्फ्लेशन मेरे रिटर्न को खा जाएगा। बट जब अब मैं ओनर बन गया हूं, तब मैंने उधार दिया था जब 100 रुपए या 10 रुपए का शेयर था, आज 2000 रुपए का शेयर हो गया है। तो बढ़ती महंगाई के साथ शेयर का भी दाम बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। और आज अगर मेरा उधार शेयर में कन्वर्ट हो रहा है तो मुझे ज्यादा वैल्यू मिल रही है। तो यही बात है, शेयर मार्केट आपको इन्फ्लेशन से काफी हद तक बचाती है, जो बॉन्ड्स नहीं बचा पाते। इसलिए दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है 1 और 2, दोनों सही है, दोनों में कोई कमी नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। 1 और 2 बोथ विल बी करेक्ट, कोई गलती नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। आप लॉजिक अगर समझ गए, लिखा भी है देखो, अ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे फिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ठीक है ना। और गवर्नमेंट माइट यूज इंडेक्सेशन एज अ पोटेंशियल वे टू अलिविएट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। इंडेक्सेशन का मतलब है कि जब आप प्राइस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते हुए देखते हो, शेयर्स के अंदर ये इंडेक्सेशन का महंगाई से लड़ने का बेनिफिट मिल जाता है, बॉन्ड्स में नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये अब बॉडी खत्म हो चुकी है, तो मैं इसको 1 मिनट में आपको जवाब देके आगे बढ़ता हूँ। अब FSIB आ गई है इसकी जगह, बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह। तो पहला है गवर्नर ऑफ RBI इज द चेयरपर्सन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। गलत था, बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरपर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती थी बैंक के सीनियर मोस्ट चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO जैसे अधिकारियों के लिए, उनके अपॉइंटमेंट्स के लिए बेसिकली। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। BBB रेकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ द हेड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। हाँ, ये सच बात है कि सरकारी बैंकों के मुखियाओं को ये उनको बेसिकली अपॉइंटमेंट देता था। और जी हाँ, बैंकों के डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज बनाने में भी, पैसा कैसे इकट्ठा करेंगे बैंक, कैपिटल कैसे रेज करेंगे बैंक, इसमें भी मदद करता था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, इसलिए करेक्ट आंसर बी है। With reference to the Indian economy, consider the following statements. A share of the household financial savings goes towards government borrowings, कि हम हमारा जो पैसा बचाते हैं उसमें से कुछ पैसा सरकार को उधार पे दे देते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है dated securities issued at market related rates in auctions form a large component of internal debt। RBI ऑक्शनिंग करती है जब उसे पैसा चाहिए होता है आगे गवर्नमेंट को देने के लिए। क्या ऑक्शन करती है? डेटेड सिक्योरिटीज। ये क्या होते हैं? ये बॉन्ड होते हैं, कुछ टाइम पीरियड उसमें डेट उसमें फिक्स होती है, कब से लेकर कब तक, इंटरेस्ट उस पर फिक्स होता है। लेने वाले कई सारे लोग हैं, इसलिए ऑक्शन किया जाता है कि किसको मिले। क्या होता है इसमें? मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपए बचे, मैंने कहा इस 1 लाख पे कुछ ब्याज तो कमाऊं, कुछ इंटरेस्ट तो मिले, पर सेफ भी रहे, तो मैं गवर्नमेंट को उधार देता हूँ, बेस्ट तो गवर्नमेंट ही है।
गवर्नमेंट को उधार देने के लिए आरबीआई के ऑक्शन में मेरे को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उन डेटेड सिक्योरिटीज को खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लोग खरीदते हैं और सरकार ऐसे लोगों से, हमारे देश के लोगों से इंटरनली उधार ले लेती है डेटेड सिक्योरिटीज को इशू करके। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। डेटेड सिक्योरिटीज मैंने बताया 5 से 30 साल का टाइम पीरियड होता है, इंटरेस्ट मिलता है, डेट पड़ी होती है, और आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे उधार मांगती है पब्लिक से, और क्योंकि हमारे देश के ही लोग हैं तो इसलिए इसको इंटरनल डेट का पार्ट मानते हैं और ये बड़ा हिस्सा है। पहला स्टेटमेंट भी सही था, हम पैसा बचाते हैं, सरकार को उधार में देते हैं। सरकार क्या करेगी उधार का? रोड, हाईवे, स्कूल, कॉलेज, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है हमारे पैसे से बनेगा। इसलिए 1 इज ऑल्सो करेक्ट एंड 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये बहुत अच्छा, बहुत शानदार सवाल था, मीडियम कैटेगरी में रखा है मैंने, अच्छा सवाल था। करेक्ट आंसर इसका सी होगा दोस्तों। और वैसे भी भारत सरकार बाकी देशों की तरह नहीं है, हमारी सरकार इंडिया के लोगों से, इंडिया से, भारत से, हमारे लोगों से ही उधार ज्यादा लेती है। अब मेरे को बात करनी पड़ेगी नीर और रीर की, पहले समझा दूं क्या है। यार देखो, $1 का हमें रेट पता है 93-94 रुपीज है। हम हमेशा ये डॉलर डॉलर की बात करते रहते हैं, पर क्या हम सिर्फ डॉलर में ट्रेड करते हैं? नहीं, हम डॉलर के अलावा 40 प्रकार की करेंसियों में ट्रेड करते होंगे। डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युआन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, अलग अलग करेंसीज में ट्रेड करते होंगे, राइट? सिंपल सी बात है। तो हम सिर्फ एक करेंसी से अपना ट्रैक रिकॉर्ड या अपनी परफॉर्मेंस क्यों ट्रैक कर रहे हैं कि $1 के मुकाबले हम स्ट्रांग हुए या वीक हुए, एप्रिशिएट हुई करेंसी या डिप्रिशिएट हुई? हम ये क्यों देख रहे हैं कि $1 अगर 93 का है, एग्जाम्पल, $1 अभी चल रहा है 93 का, 93 रुपीज का, ये कल को 100 रुपए हो गया तो हम कहेंगे रुपया वीक हो गया है। या ये कल को गिर के हो जाए 80 तो हम कहेंगे रुपया स्ट्रांग हो गया है, ठीक है ना। जब वीक होता है तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, जब स्ट्रांग होता है तो उसे हम कहते हैं अप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन होता है तो हमारी करेंसी जो पहले 93 की थी अब वो 100 की हो गई है, तो फॉरेनर ना हमारी करेंसी लेना चाह रहे हैं, हमसे व्यापार करना चाह रहे हैं कि इंडिया में सस्ता मिल जाएगा सामान। अगर वो एक टॉफी बनाने वाला व्यक्ति है, इंडिया में ₹1 की एक टॉफी खरीदता था, $1 में पहले 93 टॉफी मिलती थी, अब उसे 100 टॉफी मिलेंगी, फालतू 7 टॉफी मिलेंगी। अब वो ज्यादा टॉफियां बेच सकता है, ज्यादा टॉफियां सेल कर सकता है कम कॉस्ट पे। तो फॉरेनर भागे भागे आएंगे हमारे पास क्योंकि हम सस्ते हो गए, चीप हो गए। सब्जी वाले हैं, एक सब्जी 15 रुपए की सब्जी, एक सब्जी वाला 15 रुपए की सब्जी बेच रहा है, एक सेम क्वालिटी की 25 रुपए की बेच रहा है, किससे खरीदोगे? 15 वाले से खरीदोगे जो चीपर है। हमारी करेंसी चीपर हो गई है, तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, बढ़ती है कॉम्पिटिटिवनेस। और अप्रिसिएशन होने में जब सब्जी वाला बैठा है, एक 15 रुपए का, एक 25 वाला अब मेरे लिए आकर्षक नहीं रहा क्योंकि उससे सस्ती अवेलेबल है। जब हमारी करेंसी 93 से 80 की हो जाएगी, फॉरेनर्स के लिए आकर्षक नहीं रहेगी क्योंकि पहले $1 में 93 टॉफी मिलती थी, एक रुपए की एक टॉफी थी, अब 80 टॉफीज मिलेगी, 13 कम। उसे ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा, उसके लिए अब हम अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे, वो चला जाएगा किसी और देश से खरीदने के लिए टॉफियां। तो अप्रिसिएशन जब होता है हमारे रुपए का, तब हम अपनी कॉम्पिटिटिवनेस कम होते हुए देखते हैं, ठीक है ना। यहां तक समझ गए हैं? ये है रुपए का सिर्फ डॉलर के कंपैरिजन में एनालिसिस। बट क्या हम सिर्फ डॉलर के साथ ट्रेड करते हैं? नहीं, हम डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युआन, कई सारी करेंसीज के साथ करते हैं। तो मैं ऐसा अगर करूं, मैं इन सारी करेंसीज का एवरेज निकाल के देखूं, और एवरेज भी ऐसे कि सबको बराबर ना मान के, जिस करेंसी में ज्यादा व्यापार हुआ है उसको ज्यादा वैल्यू देकर, डॉलर में ऑफकोर्स ज्यादा होता है बाकी करेंसीज के मुकाबले, इंडिया डॉलर ज्यादा यूज करता है, तो मैं वेटेड एवरेज फाइंड करूं, जो एवरेज निकालने का एक तरीका होता है, और उससे पता लगाऊं हमारे रुपए की परफॉर्मेंस इन फॉरेन करेंसीज के मुकाबले कैसी गई है। तो ये होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पे। क्या है आसान भाषा में इतना? इसका मतलब कि जब हम अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसीज की बास्केट के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ वेटेड एवरेज निकाल के कंपेयर करें। अब ये बात कर रहा है इंक्रीज इन नीर और डिक्रीज इन नीर की। अच्छा, नीर मैंने बता दिया, जब हम अपनी करेंसी को
फॉरेन करेंसीज के गुच्छे के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ, ग्रुप के साथ, बास्केट के साथ कंपेयर करते हो, चेक करते हैं कि हमारी करेंसी उनके मुकाबले स्ट्रांग हुई है, वीक हुई है। एक और कॉन्सेप्ट अभी आप पीछे पढ़े हो, रीर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इन दोनों में फर्क ये है कि नीर जो है जिस देश की करेंसी से हम कंपेयर कर रहे हैं उस देश के इन्फ्लेशन लेवल को, महंगाई के लेवल को हटा के नहीं देख रहा, और रीर जो है महंगाई के लेवल को हटा के देखता है, मतलब महंगाई के लेवल को भी कंसिडर करके देखता है। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के अंदर महंगाई भी देखी जाती है, महंगाई का फर्क को भी देखा जाता है, और जितनी ज्यादा महंगाई का फर्क होगा उतना ज्यादा नीर और रीर के बीच का गैप बढ़ेगा। नीर और रीर के बीच का गैप उतना ही ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि इनके बीच का फर्क ही है महंगाई, इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो फर्क बहुत ज्यादा दिखेगा। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, जो अपने देश में महंगाई जो होती है बढ़ती है, उसकी वजह से आपको इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस देखने मिलेगा नीर और रीर के बीच में। डाइवर्जेंस मतलब फासला, फर्क, दूरी, दूरी बढ़ेगी। महंगाई उस दूरी को बढ़ा रही है, महंगाई की वजह से इन दोनों का नंबर अलग अलग दिखेगा क्योंकि दोनों के बीच का फर्क ही है इन्फ्लेशन। तो स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है, 100% करेक्ट है, लिखा भी है यहाँ पे। स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 का क्या? तो स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही थी। 1 क्या कह रही थी? 1 कह रही थी कि अगर नीर में इंक्रीज हुआ तो मतलब रुपी का अप्रिसिएशन हो रहा है। जैसे $1 के मुकाबले हमारा 93 से रुपया 80 हो रहा था, वैसे ही अब कॉम्बिनेशन ऑफ करेंसीज के मुकाबले हमारी रुपया जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है। और अप्रिशिएट कब होता है? अप्रिशिएट तब होता है जब नीर में इंक्रीज हो। अप्रिशिएट ए इंक्रीज, ए आई, ये मैंने ट्रिक बनाई हुई है याद करने की। अभी मैं 1 घंटे का कॉन्सेप्ट तो पूरा नहीं समझा सकता नीर और हीर का, शॉर्ट में ट्रिक बता सकता हूँ आगे सेम और ऐसा ही क्वेश्चन है याद रखने के लिए। तो ए आई याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अप्रिसिएशन मीनिंग इंक्रीज, और डीडी याद रखना, डेप्रिसिएशन माइनस, डेप्रिसिएशन मीनिंग डिक्रीज। नीर के अंदर अप्रिसिएशन होगा तो इंक्रीज होगा, डेप्रिसिएशन होगा तो डिक्रीज होगा। बस सिंपल है यार, कुछ भी तो नहीं है इसमें। स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2 था एन इंक्रीज इन रीर इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। बाबा अभी वहां कॉम्पिटिटिवनेस लिखा था, तो एक छोटी टेबल देख लो, रीर हो या नीर हो, एन हो या आर हो, इंक्रीज होगा तो मैंने बताया अप्रिसिएशन होगा, डिक्रीज होगा तो मैंने बताया डेप्रिसिएशन होगा। जब डेप्रिसिएशन होता है वहां लिखा है तब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, जब अप्रिसिएशन होता है तो कॉम्पिटिटिवनेस घटती है। ये क्या कह रहा है? इंक्रीज इन रीर इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन कॉम्पिटिटिवनेस। यहाँ क्या लिखा है? कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है। ये कैसे सही हुआ? फिर नहीं होगा, सेकंड गलत, सेकंड काट दो जहां भी है। करेक्ट आंसर सी निकल आया, क्षण भर में, पल भर में, थोड़ी ही देर में निकल आया आंसर हमारा। चले आगे। 9th क्वेश्चन, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इन चारों में से कौन भाई? एंड अभी तक वीडियो लाइक नहीं करिए, थम्स अप अभी क्लिक करो जाके, यही गुरु दक्षिणा है आपकी। ये पाकिस्तान को और अलग अलग देशों को आईएमएफ का सपोर्ट मिला, कोविड में कई देशों को सपोर्ट मिला, स्पेशली इन टूल्स के तहत। ये सपोर्ट आईएमएफ ने दिया, ये सपोर्ट आईएमएफ देती है। तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ये पैसा दिया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है जो भी देश बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहे हैं इमरजेंसी बेसिस पर। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी का फर्क ये है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जितना मार्केट में चार्ज किया जाता है वही किया जाता है, और आरसीएफ के अंदर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, लिमिटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, मदद करने के लिए गरीब देशों को। तो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी गरीब देशों के लिए फोकस्ड है, और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट हर कंट्री के लिए, बाकी सारे कंट्रीज के लिए फोकस्ड है। तो करेक्ट आंसर आईएमएफ है, बी है। चलिए, इन इंडिया विच इज द व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन? ये भी मुझे एक क्वेश्चन दिखा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो लिमिटेड कभी कभार पूछे जाते हैं,
और रिपीट होने के चांसेस कम है। ये ऑल्दो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था, एंड ऑल्दो ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि नॉर्मली लोग पढ़ते नहीं है इसको, ये कोई जनरल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, बहुत लिमिटेड इसका रोल कभी कभार पढ़ा जाता है। तो क्या होगा कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का काम, मतलब अगर तुक्का भी मारे हम, क्या होना चाहिए कि ये कोल रिलेटेड डेटा, सरकार को कितना कोयला बचा है, कहाँ पे कितना कोयला है डिपॉजिट में, उसका डेटा देती है। ये लॉजिकली सही लग रहा है, कंट्रोलर का काम डेटा रखने का तो होगा ही। इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल और लिग्नाइट ब्लॉक्स, कोल के जो खदान है उनका, उनमें उनके डेवलपमेंट में क्या काम किया गया है, उस चीज को, प्रोग्रेस को चेक करता है। और जो भी शिकायतें होती हैं गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस के खिलाफ कि यहाँ पे कोयले की खदान खोदेंगे, लोग शिकायत कर रहे हैं, क्या शिकायतें हैं वो सुनने का काम भी कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन करता है। फोर्थ क्या कहता है, इट एंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। एंड यूजर मतलब हमारे को कोयला मिले, मेरे घर में आज रात को वो है जागरण है, फिर हम उसके बाद खाना भी करेंगे, भोज भी करेंगे, तो उसके लिए कोयला चाहिए मेरे को तंदूर के लिए, तो मैं इनको कॉल थोड़ी ना करूंगा। हाँ, कोल माइनिंग कंपनी मेरे घर पे 50,000 किलो कोल भिजवा दे, ये थोड़ा ना बोलूंगा। एंड यूजर को क्यों, तो ये एंड यूजर वाला पॉइंट थोड़ा बोगस लगा। 1, 2 एंड 3 इसलिए सही है, ए सही है, डी वाला ऑप्शन थोड़ा सा बोगस लग रहा है। ठीक है ना, एंड यूजर को नहीं दिलाता ऐसा कोई गारंटी या ऐसा कोई वायदा नहीं करता है, इट डज नॉट डिलीवर टू द एंड यूजर। बाकी सब सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसका मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसका मंत्रालय है, हेड ऑफिस कलकत्ता के अंदर है, और अलग अलग जगहों पे इंडिया के सीसीओ का ऑफिस है दोस्तों। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन से सवाल पूछा है। अगर महंगाई बहुत ज्यादा है मतलब इन्फ्लेशन है, मतलब बैंकों के पास बहुत पैसा है, बैंक दबा के लोगों को पैसा लोन पे दे रहे हैं जिससे महंगाई और बढ़ रही है। ये बैंकों को हम शोले के गब्बर सिंह की तरह बोलेंगे कि पैसा हमको दे दे ठाकुर। आरबीआई बोलेगा ये पैसा हमको दे दे, जनता को मत दे, जनता को मत दे, हमें दे। तो बैंक से अगर आप पैसा ले रहे हो तो बदले में बैंक को कुछ दोगे ना, क्या दोगे। मॉनेटरी पॉलिसी में, ओपन मार्केट ऑपरेशन में, यहाँ पे हम कहते हैं कि हम जी सेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेंगे। तो आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और यहाँ क्या लिखा है, आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेल करता है ताकि उनसे उनका पैसा ले सके, बाय तो करेगा जब महंगाई कम है। तो पहला स्टेटमेंट देखते ही हटा दो, नॉट करेक्ट है, क्योंकि बिल्कुल गलत है दोस्तों, बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। मैंने 1 हटाया, 1 सेकंड में मेरे को आंसर मिल गया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 सेकंड में। इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। ये है स्टेरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ये बार बार थीम रिपीट हुई है, सच बात है ये। ठीक है ना, आरबीआई सेल करेगा डॉलर्स को और बाय करेगा मार्केट में जो रुपी है उसको। इफ द इंटरेस्ट रेट इन द यूएस और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल और रिड्यूस, उन देशों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने जा रहे हैं, इट विल लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। आरबीआई क्या करेगा, इंडिया के अंदर डॉलर बाय करेगा, जिससे अल्टीमेटली बेनिफिट क्या होगा, इससे अल्टीमेटली देयर विल बी एन इनफ्लो इन द इंडियन मार्केट एज मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स विल लाइकली टू कम टू इंडिया। और जब वो इंडिया आएंगे तो वो अपने देश की करेंसी लेकर आएंगे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, और बदले में उनको रुपया चाहिए होगा, तो मार्केट में वो बहुत सारा डॉलर फैला देंगे। आरबीआई इस डॉलर को बाय करके मार्केट में बैलेंस बना देगा डॉलर का। वरना क्या है कि एक बाल्टी में अगर पानी ओवरफिल हो जाता है तो वो बहने लगता है। यहाँ पे डॉलर ओवरफिल हो जाएंगे क्योंकि दूसरे देश में इंटरेस्ट रेट कम हुआ, अब वो वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो इंडिया में जहाँ इंटरेस्ट रेट अच्छे हैं वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ शेयर मार्केट में उन्हें अच्छा पैसा मिल सकता है, यहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करके अच्छी ग्रोथ मिल सकती है वहां इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो जब वो इंडिया में खूब भर भर के डॉलर्स ला रहे हैं तो ये उसी पानी की बाल्टी की तरह है जो भर चुका है और फैल रहा है। आरबीआई पानी निकाल देगा मतलब उस बाल्टी को खाली कर देगा, मतलब डॉलर्स को मार्केट से ले लेगा। तो आरबीआई इज लाइकली टू बाय द डॉलर टू एंश्योर दैट स्टेबिलिटी कम्स टू द इंडियन इकोनॉमी। कहाँ था मुश्किल बताओ ये सवाल।
ये है मुश्किल, क्योंकि इसके बारे में लोग पढ़ते ही नहीं है। इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स करंट अफेयर्स में चलता तो है, बट आमतौर पे पढ़ते नहीं है, और स्टेटमेंट्स बड़ी कंफ्यूजिंग है, स्टिल करेक्ट आंसर इसका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफरिंग शेयर्स एंड सिक्योरिटीज through which they were deriving substantial value from assets located in India। तो ये करेक्ट आंसर डी होगा। ये एक्चुअली वोडाफोन हच केस या और भी केर्न इंडिया और अलग अलग केसेस, कोर्ट केसेस की वजह से न्यूज में चल रहा था दोस्तों। बहुत सालों से न्यूज में चल तो रहा है, पर आमतौर पे लोग पढ़ते नहीं है, ना हम पढ़ाते हैं ना बच्चे पढ़ते हैं। बट स्टिल इनडायरेक्ट ट्रांसफर बेसिकली, आप जब इंडियन कंपनीज की प्रॉपर्टी को शेयर्स के माध्यम से सेल करके बेचते हो तो उसे इनडायरेक्ट ट्रांसफर कहते हैं। बहुत कभी कभार कोई पढ़ लिया, मैं इसलिए डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखा हूँ। ऑल्दो वन लाइन स्टेटमेंट है, पर आमतौर पे समझ नहीं आता। और दिक्कत पता है क्या होती है, ये बाकी तीनों स्टेटमेंट भी बड़े मिलते जुलते से हैं, तो बच्चे से आमतौर पे गलती हो जाती है। तो करेक्ट आंसर डी का डी है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन ये भी डिफिकल्ट है। रियल सेक्टर का मतलब नहीं पता होता। ये लोग सोचते हैं रियल मतलब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो सर। रियल सेक्टर मतलब जिसको जिस भी चीज को आप देख सकते हो, छू सकते हो, राइट। रियल एस्टेट ऑफ कोर्स इज पार्ट ऑफ इट। एक होता है फाइनेंशियल सेक्टर, जहां पे सिर्फ पैसा मूव हो रहा है, जहां पे सिर्फ मनी मूव हो रहा है, जैसे बॉन्ड शेयर्स, इसमें सिर्फ मनी मूव होता है। तो अब कंपनी और कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज, इसमें सिर्फ पैसा मूव हो रहा है। तो फोर्थ स्टेटमेंट मैंने देखा, और फोर्थ स्टेटमेंट मुझे देखते ही गलत लगा। यहाँ पे पैसा मूव हो रहा है, यहाँ पे सामान थोड़ा ना मूव हो रहा है। जहां पे पैसे का लेन देन हो, मनी इन मनी आउट, सामान का लेन देन नहीं हो। अब कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, कंपनी को उधार पे पैसा दिया है, ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट है। तो 3 और 4 तो हो ही नहीं सकते आंसर। एक ही बचा ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स। इसका करेक्ट आंसर है ए, 1 and 2 ओनली। ए, 1 and 2 ओनली। 14th क्वेश्चन, ये मेरे हिसाब से मीडियम डिफिकल्टी का है। अब ये आजकल इशू नहीं करता आरबीआई, बट पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस नहीं, तो टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। जी हाँ, ये इसीलिए बनाया गया था। इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स आर नॉट टैक्सेबल। बेटा जी, सब टैक्सेबल है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, और फर्स्ट स्टेटमेंट वाज आल्सो करेक्ट। 1 भी सही है, थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है। थर्ड देखते ही काटा, तो करेक्ट आंसर ए बन गया। मैंने थर्ड देखते ही बोल दिया था नॉट टैक्सेबल नहीं, हर चीज टैक्सेबल है। तो एक सेकंड में आंसर निकल आया 1 and 2। और आज के टाइम पे ये अब आरबीआई इशू करता नहीं, तो इसका रेलेवेंस नहीं है, पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है। एक बार सेल्फ रीड करना चाहो तो कर सकते हो, but as it is not used as a tool, that's why it's not as important as it should be। CRA, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया के अंदर, they are regulated by RBI। रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा is a public limited company। Brickwork Rating is an Indian credit rating agency। इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कंपनियां जब उधार ले रही है, मान लो रिलायंस उधार ले रहा है। अब मैं एक नया व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं पता रिलायंस कैसी कंपनी है, मुझे नहीं पता उसकी बैलेंस शीट कैसे पढूं, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके पास कितना पैसा है गिरवी रखने के लिए, या उसके पास कितना पैसा है जिसको बेच के, कितनी प्रॉपर्टी जिसको बेच के वो पैसा इकट्ठा करके मेरा उधार चुका सकती है अगर वो मुझसे उधार ले रही है। तो उनके साथ एक रिपोर्ट बननी चाहिए जिसका पता रहे कि उन्होंने पास्ट में जब जब उधार लिया है तो चुकाया टाइम पे या नहीं चुकाया। तो ये होता है जब आप क्रेडिट रेटिंग करवाते हो। इंडिया के अंदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आरबीआई के द्वारा नहीं, सेबी के द्वारा रेगुलेट होती हैं। सेबी की गाइडलाइंस भी है 1999 की, जिसको हम कहते हैं सेबी सीआरए रेगुलेशंस 1999। जो सेबी ने 1992 में सेबी बना था, और 1999 में ये रेगुलेशंस निकाली थी। इंडिया में कई सारी फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं। क्रिसिल, केयर, इकरा, स्मरिया, ब्रिकवर्क और आईआरआरपी,
इंडियन रेटिंग रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडिया में काम कर रही है, जिसमें इकरा जो है ये कंपनी जो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। पब्लिक लिमिटेड मतलब सरकारी नहीं, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड दो अलग नॉमेनक्लेचर यूज होता है, बस इतना समझ लीजिए अभी के लिए, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। और ब्रिक वर्क के बारे में ये कह रहे हैं कि इट इज एन एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सच बात है, ये अब इंडिया में आके काम कर रही है एज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बाय टेकिंग अ लाइसेंस and following the guidelines and regulations of the government. That's why the correct answer to this question, where statement number 1 was wrong, 2 was right, 3 was right, 1 जहां दिख रहा है काट दो, एक ही ऑप्शन बचा 2 and 3, बी एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, 2 and 3 इज करेक्ट, क्योंकि 1 तो गलत था ना, आरबीआई थोड़ी ना, सेबी इसको रेगुलेट करता है। 16th क्वेश्चन देखते हैं, with reference to foreign owned e-commerce firms operating in India, which of the following statement is are correct? Amazon इसका बेस्ट एग्जांपल है, they can sell their own goods in addition to the offerings their platforms at marketplaces। तो दो मॉडल होते हैं, एक होता है मार्केट प्लेस मॉडल, जहाँ पे हम छोटे छोटे दुकानदारों को, बिजनेस पर्सन को अपना सामान यहाँ पे बेच लिस्ट करके बेचने का मौका देते हैं, और दूसरा होता है इन्वेंट्री मॉडल, जहाँ पे वो कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट, अमेजोन खुद अपने प्रोडक्ट बिकवाए, बेचे। अब क्या है कि अगर ऐसा होता है तो अमेजोन से कोई छोटी कंपनी तो टक्कर ले नहीं सकती, तो ये हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 के तहत मना किया हुआ है, तो दे कैन नॉट ऑफर, ये 1 गलत है। अब मार्केट प्लेस मॉडल ही चलता है, जैसे अमेजोन पे कहते हैं ना, एक ऐड आता है टीवी पे, अपनी दुकान, छोटी दुकान अपनी दुकान, जिसपे आप खुद अपना सामान बेच सकते हो एज अ सेलर लिस्ट करके, तो 1 इज रॉन्ग, लिमिट लगाई हुई है। और सेकंड, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड, इट इज 0, छोटे सेलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इट हैज बीन केप्ट एज 0। तो मार्केट प्लेस मॉडल अलाउड है, इन्वेंट्री मॉडल नहीं अलाउड। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल हमने अलाउ इसलिए नहीं किया क्योंकि छोटे व्यापारियों को इसका नुकसान होता। तो ये बात भी लिखी है, डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज 0, नॉट लिमिटेड, 0। Indian government has placed restrictions on e-commerce company from selling products of companies in which they have an equity interest or ownership, कि अपनी ही कंपनी बना के उसी से प्रोडक्ट बिकवा रहे थे, ऐसा नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा। कंपटीशन को बनाए रखने के लिए, फेयरनेस को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके जनता को, किसी के साथ चीटिंग ना हो, किसी के साथ फ्रॉड ना हो। करेक्ट आंसर इसका होगा डी, बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। एंड द लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन है, मीडियम टाइप है, मीडियम टू डिफिकल्ट कहूंगा बल्कि। टी बोर्ड करंट अफेयर्स में था, अब तो मखाना बोर्ड भी आ गया, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड जैसे कई सारे बोर्ड हैं इंडिया में, स्पाइस बोर्ड जैसे कई सारे बोर्ड हैं इंडिया में। टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये जितने बोर्ड हैं ये लॉ लाकर बनाए गए हैं, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है बिल्कुल, टी एक्ट 1953 के तहत ये बनाई गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, 1 तो सही है, जिसमें 1 नहीं वो मेरा आंसर नहीं। 1 सेकंड में मैंने 2 काट दिए, 50-50 हो गया। देखो केबीसी में भी खेलते थे ना बच्चन साहब, 50-50। अब आपको इनमें से बताना है कौन सा सही लग रहा है, 1 and 3 या 1 and 4? 1 तो सही है, 3 या 4 का मेरे को देखना है। टी बोर्ड्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। एक बारी गलती से सोच लो यार, चाय का बोर्ड का ऑफिस बेंगलुरु में क्यों होगा? कॉफी बोर्ड का बेंगलुरु हो सकता है, रबर बोर्ड का, मसाला स्पाइस बोर्ड का हो सकता है, मखाना बोर्ड का बिहार में होगा, पर टी बोर्ड का बेंगलुरु डजंट मेक सेंस। चाय के बागान जहाँ है असम के पास, आसपास होना चाहिए, है कलकत्ता में, और लंदन, मॉस्को, दुबई में भी इसके ऑफिसेज हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है, स्टेटमेंट 4 सही है। मंगलुरु में नहीं, कलकत्ता में ऑफिस है, और दुबई, मॉस्को ये पता नहीं होता लोगों को फोर्थ वाला, इसलिए वो मार्क ही नहीं करते थे, क्वेश्चन सॉल्व करके ही नहीं आए थे कई लोग। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कलकत्ता में है। और मिनिस्ट्री की जहाँ पे बात आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत फंक्शन करता है एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड विद दिस द टॉपिक फॉर टुडे गेट्स ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा हो सेशन, एंड प्लीज ज्वाइन आवर लेक्चर्स और क्लासेस, वी विल लर्न इकोनॉमिक्स इन ग्रेट डिटेल देयर। विद दिस आई वांट टू से गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।